अच्छा जी, अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट क्लास में मॉड्यूल 3 तक हमने मुकम्मल कर लिया था। आज हम मॉड्यूल 4 से अपनी बात का आगाज करेंगे और मॉड्यूल 4 सॉफ्ट में बड़ा कोर कंपोनेंट, सबसे कोर कंपोनेंट सीन के बारे में है जी। इंसिडेंट डिटेक्शन विद सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सीन से बनता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सॉक के अंदर सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज ये सीन होता है। क्यों? अब तक मैं सॉक का आर्किटेक्चर मल्टीपल टाइम हम तस्करा कर चुके हैं। ये सॉक का आर्किटेक्चर कैसा होता है, सॉक बनता कैसे है, उन सब में मैंने आपको बताया एक सॉक सेंट्रलाइज यूनिट होता है और सेंट्रलाइज के साथ साथ कोई ना कोई सीम सोल्यूशन हम यूज करते हैं और तमाम डिफरेंट साइट्स के लॉग्स, ये हमने पिछले यूनिट में बड़ी डिटेल से देखा कि विंडोज के लॉग, लिनक्स के लॉग, नेटवर्क डिवाइसेस के लॉग, ये सारे फायरवॉल के लॉग्स, ये सारे लॉग्स स्टोर या जनरेट कहाँ होते हैं ताकि फिर हम उनको फॉरवर्ड कर सकें। और लॉग पढ़ने का तरीका था, लॉग का फॉर्मेट कैसे, क्या क्या इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सीन नाम के जो टूल्स होते हैं, सीन कैटेगरी के जो टूल्स होते हैं, उसके बारे में बात। ये सीन की कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, सीन कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना, जरूरत भी है कि नहीं है, अगर है तो किस तरह की जरूरत है, और सीन कैसे डिप्लॉय कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ चीजें इंशाल्लाह हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे जी। इस यूनिट में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे जी। अब्दुल्ला साहब आज छुट्टी पे नहीं है, अब्दुल्ला साहब ऑनलाइन है। अब्दुल्ला साहब का काम कौन करेगा फिर आज, तस्वीर बनाने वाला? उधर आ जाए सामने से। अच्छा जी, हम इस यूनिट में सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सीन के बारे में क्या कुछ पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सबसे पहले सीन की कैपेबिलिटीज, फिर कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सीम सॉल्यूशंस होते हैं, फिर सीम का आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर सीम डिप्लॉयमेंट में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, और किस सिनेरियो में कौन सा सीम सॉल्यूशन यूज करना चाहिए, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम इस यूनिट में जिक्र करेंगे। तो चलते हैं जी सीम के हवाले से। सबसे पहली चीज, अच्छा जी, कोई इसको सीम कहता है, कोई इसको साइम कहता है। आप जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन एब्रीवेशन जरूर पता होनी चाहिए। हाँ, एब्रीवेशन जरूर पता होनी चाहिए। जी, अगर आपको इसकी एब्रीवेशन नहीं पता तो मेरा ख्याल है फिर आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी शायद नहीं पता। कुछ चीजों में एब्रीवेशन ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहां पर एब्रीवेशन अगर आपको भूल जाए या ना पता हो तो फंक्शनैलिटी, ये काम क्या करता है, वो काम बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मैं भी कभी कभी, मेरे मुंह से भी निकल जाता है जल्दी जल्दी में सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, हालांकि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट होता है।
मेरा ख्याल है आप सबको पता होगा और बड़ी अच्छी तरह से पता होगा। हम पिछले तकरीबन हमारा आधे से ज्यादा कोर्स हो चुका है, तो उसमें ये इंफॉर्मेशन और इवेंट का तो हमने बड़ी डिटेल से बात की थी कि इंफॉर्मेशन क्या होता है और इवेंट क्या होता है। याद है, भूल गए? इंसिडेंट भी होता है, इवेंट भी होता है और इंफॉर्मेशन भी होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन तो बेसिक लेवल की चीज होती है। क्या आपके पास कहीं से मालूमात आई है, आप उन इंफॉर्मेशन को, आप उस मालूमात को वेरीफाई करते हैं तो पता लगता है कि हाँ जी इंसिडेंट हुआ है कि इवेंट हुआ है। तो ये सीन एक पूरा कॉम्पैक्ट फुली बना हुआ डिफरेंट कंपनीज की तरफ से एक पूरा कॉम्पैक्ट सोल्यूशन होता है, सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन होता है, जिसमें ये सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इवेंट्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को, खासतौर पे उन लोगों को जिनका सॉक से रिलेटेड कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आई, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। आप सबने अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ होगा या किया होगा। एंटीवायरस का तो सबको तजर्बा है ना। एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, फिर कंप्यूटर आपके सामने हो और टाइम गुजारने का कोई और मामला समझ ना आ रहा हो, तो फिर बंदा जाके देखता है हाँ जी एंटीवायरस अपडेट किया नहीं किया। फिर एंटीवायरस को अपडेट करते हैं, फिर एंटीवायरस से स्कैन करते हैं। फिर जब स्कैन हो रहा होता है फिर वो बताता है हाँ जी आपके सिस्टम में फलां फलां फाइल के अंदर मुझे वायरसेस मिले थे, या अब ये वायरस तो मिला था, उसकी डिटेल में अगर आप जाएं तो वो आपको बताता है कि ये किस तरह का वायरस था, इसके साथ मैंने किया क्या है, इसकी वजह से सिस्टम में हो क्या सकता था, कि मैंने उसको डिलीट कर दिया है या क्वारंटीन कर दिया है या मैंने उसको कुछ नहीं किया या क्लीन कर दिया है, ये क्या कर सकता था। इस तरह की चीजें आपको पता होंगी, क्योंकि एंटीवायरस आप, विंडोज है तो एंटीवायरस तो होता ही। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्टन ही डाल दिया बीच में। तो पहले हमें नहीं होता था, तो पहले हमें खुद से इंस्टॉल भी करना पड़ता था। अब भी इवन विंडोज का बिल्टन, विंडोज डिफेंडर होने के बावजूद भी हम थर्ड पार्टी अक्सर इंस्टॉल करते हैं। तो जिस तरह, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, जिस तरह अ, ये एंटीवायरस होता है, सीन भी तरह समझ लें एक इसी तरह का सॉफ्टवेयर होता है। फर्क, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सिर्फ मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। एंटीवायरस सिर्फ एक कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है, आप जिस पे इंस्टॉल करेंगे ना उससे रिलेटेड वो, कोई भी उस पे वायरस आया ना तो वो आपको अलर्ट करेगा और उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, यहां पर एक और बात भी बताऊं, एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को हैक होने से नहीं बचाता। एंटीवायरस सिस्टम को हैक होने से प्रोटेक्शन नहीं देता। क्यों? ये एंटीवायरस हैकिंग से प्रोटेक्शन क्यों नहीं देता? किसी को पता? क्यों जी, आज ऑन साइट पार्टिसिपेंट बहुत कम है, ऑनलाइन बताएं जी। एंटीवायरस से हैकिंग क्यों नहीं रुक सकती? सर ऑनलाइन एंटीवायरस खुद भी खतरे में ही होता है। सही कहा आपने जी। एंटीवायरस बेचारा ऑनलाइन वो खुद खतरे में होता है तो जी। सर आई थिंक ये एंटीवायरस फेक हैकिंग से डिटेक्टर है। आमतौर पर इसलिए नहीं बचाता कि एंटीवायरस का काम होता है वायरस को डील करना। अब वायरस या वायरस से मिलती जुलती चीज आपके कंप्यूटर में आएगी तो उसका काम होगा ना शुरू।
और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वायरस तो नहीं भेजा जाता ना, वो तो एक तो उसकी टाइप्स ऐसी हैं जिसके अंदर कोई मलिशियस फाइल बना के भेजी जाती है, बाकी तो सब में आप वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, स्कैन करते हैं, डिटेल निकालते हैं, वल्नरेबिलिटी निकालते हैं और उसको यूज करते हुए अटैक कर लेते हैं। तो एंटीवायरस तो इसमें कुछ नहीं करता। तो बहरहाल एंटीवायरस की मैं बात कर रहा था। एंटीवायरस एक ही कंप्यूटर पर आने वाली फाइल्स, वॉर्म्स, वायरसेस को स्कैन करता है और उससे बचाव के लिए यूज होता है। जबकि ये जो सीम है ना, इसकी रिक्वेस्ट आई है जो एडमिट नहीं की मैंने, सारी रिक्वेस्ट एडमिट की है। अच्छा, मैं सीम के बारे में बता रहा था। सीम में क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर में जैसे एंटीवायरस मिलता जुलता होता है, समझने के लिए आप समझने वैसा होता है, लेकिन ये एक सिस्टम को, ये एक कंप्यूटर को नहीं मैनेज कर रहा होता। इसके थ्रू क्या करते हैं, उस कंपनी के सारे सिस्टम्स, पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम्स, सर्वर्स, वेबसाइट्स, नेटवर्क डिवाइसेस, सब कुछ, यानी कि आप ये समझ लें कि ये उन सारों को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखें ना, इसका ये जो आर्किटेक्चर आपको यहां पर बताया जा रहा है छोटा सा सीम का, सबसे नीचे सबसे बेसलाइन पर क्या है, ये तस्वीरें बनी हुई हैं, उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हर तस्वीर, हर पिक्चर एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे तो आपको पता होगा फायरवॉल है, दूसरे नंबर पर डेटाबेस है, तीसरे नंबर पर सर्वर है, चौथे नंबर पर वेबसाइट है, फिर इस तरह से ईमेल है, इस तरह से हार्डवेयर है, इस तरह से नेटवर्क है। मतलब तमाम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, इसके बाद क्या है जी, अगला लेवल लॉग मैनेजमेंट, कि पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो अभी हम पिछले यूनिट में पढ़ के आए, हर तरह की डिवाइस से लॉग भेजा जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा सीम को। सीम उस पूरे हर तरह के लॉग्स को, लॉग मैनेजमेंट यानी लॉग को मैनेज करेगा, और उसमें सारे लॉग हमें देखने की जरूरत नहीं है। सीम में आ तो हर तरह का लॉग रहा होगा, लेकिन हर लॉग की प्रायोरिटी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होती है। हर तरह के लॉग को देखने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा, लॉग मैनेजमेंट के बाद अगला काम जो होता है सीम का, वो होता है सिक्योरिटी एनालिटिक्स। यहां पर ये, इस फीचर की वजह से सीम सॉल्यूशन, सीम का जो ऐप या जो सॉफ्टवेयर है, वो बाकी तमाम सॉफ्टवेयर से, बाकी तमाम एप्स से डिफरेंट डिफरेंट है। ये सिक्योरिटी एनालिटिक्स ना होते ना, तो शायद ये भी एंटीवायरस जैसा होता, बस वो एंटीवायरस एक को कर लेता, या इसको हम नेटवर्क एंटीवायरस कह लेते, कि एक वक्त में एक से ज्यादा डिवाइसेस पे चल रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। लेकिन ये सिक्योरिटी एनालिटिक्स है ना, इसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, कि हर तरह का लॉग आया और उस लॉग को इसने फिल्टर लगाया सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इवेंट्स हो रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज करके हमें फिल्टर करके दिखाता है सीम सॉल्यूशन। और यही बातें जो मैंने आपको बताई अभी सादा जबान में, यही बातें यहां पर लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको। जी, सिक्योरिटी एनालिटिक्स में क्या होता है जी, अभी जो मैं बात कर रहा था कि सिक्योरिटी एनालिटिक्स की वजह से ही तो, सिक्योरिटी एनालिटिक्स की वजह से ही तो ये सीम डिफरेंशिएट करता है सबसे।
वो सिक्योरिटी एनालिटिक्स होते क्या है जी? सिक्योरिटी एनालिटिक्स में इन्वॉल्व, सिक्योरिटी एनालिटिक्स में होता है जी लॉग एनालिसिस, इवेंट एनालिसिस, इवेंट कोरिलेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑल्टरिंग, रिपोर्टिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्स। ये सारी चीजें किस में आती हैं? सिक्योरिटी एनालिटिक्स में। क्या मतलब? इन सब का मतलब क्या है जी? इन सब का मतलब है, पहले तो मतलब सिक्योरिटी एनालिटिक्स का मतलब क्या है? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिटिक्स। अब एनालाइज कैसे किया जाएगा जी? इवेंट कोरिलेशन। व्हाट इज इवेंट कोरिलेशन? इवेंट को सर भाई जो सेम एक तरह के इवेंट होंगे उनको कोरिलेट कर देगा। इवेंट कोरिलेशन कहते हैं कि मल्टीपल इवेंट को आपस में मैच करना, पास्ट हिस्ट्री में हुए हुए इवेंट को और नए होने वाले इवेंट को आपस में कोरिलेट करेगा, आपस में कंपेयर करेगा, मैच करेगा, तो उसको पता लगेगा ये इवेंट इस तरह का है कि एक्चुअल इवेंट है या एक्चुअल इवेंट नहीं है। हाँ, एक एक चीज उसमें सही है, ट्रू फॉल्स एक चीज है। नहीं, कोरिलेशन में उसने डिफरेंट इवेंट्स के साथ कोरिलेट करना है, कंपेयर करना है कि कैसे कैसे हुआ, किस तरह से, ताकि सिर्फ पता लगे इज इट ट्रू इवेंट और नॉट। ठीक हो गया जी? अच्छा, उसके बाद कोरिलेशन के अलावा क्या कर रहा होता है ये सिक्योरिटी एनालिटिक्स में? रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है, साथ साथ इवेंट को कोरिलेट कर रहा है, साथ साथ वो अलर्ट्स जो आ रहे हैं उनकी रिपोर्टिंग कर रहा है, और यही सारी इंसिडेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा होता है। ये सीन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी खसूसियत है। अब सिक्योरिटी एनालिटिक्स के उसने मजीद थोड़ी सी चंद एक कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हैं। जैसे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में ये 3 नाम आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, पीसीआई डीएसएस, हिपा और जीएलबीए। ये 3 सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, 3 डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल होने वाले सिक्योरिटी के 3 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जी। पहला है पीसीआई डीएसएस, ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री में, सादा सी बात मैं करूंगा, आप यहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स की बात कर ले, ये जिस वेबसाइट पर जहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, उनके सिक्योरिटी, हाँ, वीजा, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, इस तरह के, ये उनके लिए स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में। पीसीआई डीएसएस उनका डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, जबकि हिपा है हेल्थ केयर वालों के लिए। हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, मेडिकल की फील्ड वालों के लिए जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनका नाम क्या है जी? हिपा। और बैंकिंग वालों के लिए जीएलबीए। अब उनको जहन में रखते हुए ये रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करता है, इंसिडेंट मैनेजमेंट भी करता है, रिस्पॉन्स और अलर्ट्स पर काम भी करता है, और लॉग एनालिसिस तो कर रहा होता ही है।
मतलब इसकी हायरार्की बनेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले लॉग एनालिसिस, फिर लॉग एनालिसिस के साथ इवेंट मैनेजमेंट, और उन इवेंट मैनेजमेंट को रिपोर्ट जो करेगा, रिपोर्ट किसको करेगा? हम किसी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सॉक को। वो तो सॉक एनालिस्ट, वो तो सॉक की टीम कर रही होती है। ये हम तो टीम के बारे में तो बात नहीं कर रहे। यहां रिपोर्टिंग का मतलब है, आज जो हमने यूनिट शुरू किया है, ये सीम का यूनिट। हम सीम के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर सीम चलाएंगे वो क्या करेगा? लॉग एनालिसिस करेगा। पहले लॉग कलेक्ट करेगा, फिर लॉग एनालिसिस करेगा, फिर सीम खुद से ही ये इवेंट मैनेजमेंट में रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा होगा, इंसिडेंट मैनेजमेंट कर रहा होगा, रिस्पांस एंड अलर्ट्स पे काम कर रहा होगा। और उसके पास जो अलर्ट्स आएंगे, वो जो मैंने मल्टीपल टाइम आज भी एक दो दफा तस्करा किया, और इस कोर्स में मल्टीपल टाइम मैं आपको बता चुका हूं कि क्या तो मैं मल्टीपल टाइम इस चीज का तस्करा कर चुका कि सीम के पास जो भी डेटा, जो भी इवेंट्स आ रहे होते हैं, उनको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्टर करके हमें दिखाया जाता है। आज भी मैंने बताया कि जो जो लॉग आ रहे होंगे, सारे के सारे लॉग दिखाएगा हमें। क्यों जी? नहीं दिखाएगा। कौन से दिखाएगा? क्यों जी? कौन से लॉग दिखाएगा? सिक्योरिटी रिलेटेड होंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब उसको कैसे पता लगेगा? उसको कैसे पता लगेगा कि कौन सा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कौन सी सिक्योरिटी की वायलेशन है? उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है ना, ये हमारी वाली रिपोर्टिंग नहीं है कि हमने सॉक मैनेजर को या अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है। ये सीम टूल जो है, वो जो हमें लॉग दिखा रहा है, सीम टूल की रिपोर्ट होती है ना, जो हमारे पास एक पॉपअप या एक मैसेज, एक अलर्ट की फॉर्म में आती है, तो वो इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रहा होता है, काम कर रहा होता है। होपफुली ये बात समझ आई होगी। लें जी, अगली एक और चीज भी तस्करा कर लेते हैं जी, सीम की जरूरत। जी मैं तो इसको सिंपल से अल्फाज में कहूंगा कि भाई जहां सॉक लगाना है वहां तो सीम होगा। सीम नहीं होगा तो सॉक बनेगा ही नहीं जी। लेकिन एक दफा देख लेते हैं जी क्विकली। टू इंक्रीज विजिबिलिटी इनटू ऑर्गेनाइजेशंस आईटी एनवायरनमेंट। क्या मतलब? आईटी वालों पर नजर रखना। सीम इज द बेस्ट। अच्छा जी, टू डिटेक्ट, एनालाइज एंड प्रायोरिटाइज थ्रेट्स अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी कंपनी पे कितने अटैक हो रहे हैं, उनको पता लगाना, डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी ज्यादा, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। सीम इस काम के लिए भी बेस्ट है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं। कंपनी का, इसको कहते हैं, वो एक वर्ड यूज होता है सिक्योरिटी पोस्चर, कि पूरा सिक्योरिटी लेआउट कैसा है कंपनी का, वो देखने के लिए सीम बेस्ट है। आपको पता लग जाता है, अंदाजा हो जाता है कि सीम से कंपनी की सिक्योरिटी कितने पानी में है, किस लेवल पर है। अच्छा जी, टू इंप्रूव लॉग एनालिसिस भी, लॉग एनालिसिस के लिए भी इंप्रूव होता है। फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेटर को सपोर्ट के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है और होता है। और टू मैनेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ लॉग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उसके लिए भी होता है। और रेगुलरिटी कंप्लाइंस के लिए भी सीम बड़ी अच्छी हेल्प आपको कर देता है। रेगुलरिटी कंप्लाइंस क्या होते हैं? जैसे अभी मैं पिछले स्क्रीन पर स्टैंडर्ड जिक्र कर रहा था, पीसीआई डीएसएस हो गया, हिपा हो गया, जीएलपीए हो गया, ये होते हैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। आप उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंपनी की पॉलिसी को अलाइन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो रेगुलेट हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे पता लगेगा?
सीम्स के थ्रू पता लगेगा। लें जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज, टिपिकली सीम कैपेबिलिटीज। ये जो सीम सॉल्यूशन है इसकी कैपेबिलिटीज क्या क्या होती है? सीम सॉल्यूशन ये सब कुछ आमतौर पर कर सकता है। क्या कर सकता है? लॉग कलेक्शन, मतलब लॉग को कलेक्ट करता है, फिर लॉग एनालिसिस, फिर इवेंट को रिलेशन, फिर लॉग्स की फोरेंसिक्स, आईटी कंप्लायंस, एप्लीकेशन लॉग मॉनिटरिंग, ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑडिटिंग, फिर रियल टाइम अलर्टिंग, यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग, सिस्टम एंड डिवाइस लॉग मॉनिटरिंग और लॉग रिटेंशन। जी, ये सारी किसी भी सीम सॉल्यूशन की मेजर और मेन इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज होती हैं। लॉग्स बोले थे ना, वो मेरे ख्याल से इसमें होंगे। सॉरी, कुछ लॉग की जो बोल रहे थे ना, हम्म, जो कुलीग हैं हाँ बोल हाँ, रहे थे ना, वो शायद इसमें अवेलेबल होंगी। कौन सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है, कौन सा यूजर यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें सीम में अभी उस्मान साहब क्लास से पहले थोड़ा सा लॉग्स के बारे में तज़किरा कर रहे थे, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ये वाले लॉग्स हमारे पास सीम में इस तरह से जरूर आएंगे। वो इस तरह से इसलिए आएंगे कि सीम में दिखाने का बिहेवियर या दिखाने का अंदाज और है, इसने ये हर चीज को एक अलग वे में रिपोर्ट करना है, शो करना है हमें, जबकि सिस्टम ने एक अलग वे में, मतलब एक कंप्यूटर है, एक विंडो की मशीन है, एक लिनक्स की मशीन है, एक राउटर स्विच, एक कोई चीज है, नेटवर्क डिवाइस है, वहां पर लॉग जनरेट हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। लेकिन उसको हमने पिछले 3-4 दिन में, पिछले यूनिट में यही पढ़ा था ना कि लॉग कहाँ स्टोर हो रहा है, फिर हम जाके उसको पढ़ते थे, देखते थे। मुझे ये बताएं, पिछला पूरा यूनिट हमने जो लॉग्स के बारे में पढ़ा, कहीं पे मैंने बताया हो कि सिस्टम में कोई भी एक्टिविटी होगी, लॉग जनरेट होगा और आपको पॉपअप पे नजर आएगा? इसमें हाँ, हार्डवेयर से रिलेटेड, डिवाइसेस से रिलेटेड लॉग्स पॉपअप होते हैं और बाकी सारे के सारे लॉग्स सिस्टम में स्टोर हो रहे होते हैं। हाँ, सिस्टम में स्टोर हो रहे होते हैं। तो जो जितना इंपॉर्टेंट, जो जितना सवेर उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, वो दिखाया जाता है। आप नहीं भी देखना चाहेंगे तो दिखाया जाएगा। बाकी सारे के सारे सिस्टम का एक सिनेरियो, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सारी की सारी चीजें वहां पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जाके स्टोर और सेव कर रहा होगा। अब वो मशीन एक स्टैंड अलोन मशीन हो तो भी बन रहे होंगे, स्टोर हो रहे होंगे, वो नेटवर्क पर हो तो भी स्टोर हो रहे होंगे, वो सर्वर हो तो भी स्टोर हो रहे होंगे, वो कुछ भी हो तो भी स्टोर हो रहे होंगे, वो कुछ नहीं भी होगा तो भी स्टोर हो रहे होंगे। वहां पर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इवेंट होता है या इंसिडेंट होता है, क्या मतलब? किसी विंडो की कंप्यूटर को कोई हैक कर लेता है, आप में से जिन्होंने सीएच पढ़ा होगा, बल्कि सीएच, अब तो सीएच पढ़ने वाली बात भी गुजर गई, आप में से जिन्होंने पिछला यूनिट जिसमें नेटवर्क और होस्ट, अपना बेस होस्ट लेवल, नेटवर्क लेवल अटैक्स मैंने बताए थे, उसकी प्रैक्टिस जिन्होंने की होगी, उसमें उन्होंने मशीन को हैक करना भी बताया था। तो जो विंडोज का कंप्यूटर हैक हुआ होगा, लॉग तो उससे भी जनरेट हुआ है, उस एक्टिविटी का, उस इंसिडेंट का लॉग जनरेट हुआ होगा। लेकिन क्या सिस्टम ने शोर मचा के पॉपअप करके आपको दिखाया?
नहीं दिखाया, क्योंकि सिस्टम में लॉग जो जनरेट हो रहे होते हैं, जो स्टोर हो रहे होते हैं, उनकी अपनी एक प्रायोरिटी और अपनी एक सेटिंग्स होती हैं। सिस्टम में आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, सीम में है ये। सीम में ये कैपेबिलिटी है सिस्टम कि वो उन लॉग्स को एनालाइज करेगा। देखें, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात बता रहा था, ये मैं अभी दिखाता हूँ किधर मैं बात बता रहा था जी, मैं ये इस स्क्रीन पे बात बता रहा था कि लॉग कलेक्ट करने के बाद लॉग को एनालाइज करेगा, मैनेज करेगा, और एनालाइजेशन में क्या करेगा, सिक्योरिटी एनालिटिक्स। तो सिक्योरिटी एनालिटिक्स में क्या होता है, ये हमने डिटेल से अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो उन आसान अल्फाज में बताऊं, वो लॉग की ना छानबीन करेगा अच्छी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सीम में होता क्या है, लॉग्स को इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिल्टर किया जाता है। कौन से इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, तस्करा भी कर दिया, पीसीआई डीएसएस, हिपा, जीएलबीए, इस तरह और भी होते हैं। अब देखें ना, यहां पर भी एक और चीज आती है, क्या कि लॉग को एनालाइज करना, फिल्टर करके दिखाना। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त हमारे सेशन में कोई ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं या नहीं हैं जिन्होंने लिनक्स के या विंडोज के सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब की हो, सर्वर इंजीनियरिंग या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब की हो। जी जी सर। चलें, अगर आपने की है या कर रहे हैं, जिसने की है उसको पता होगा ज्यादा अच्छी तरह से कि लिनक्स के या विंडोज के सर्वर मैनेजमेंट, सर्वर इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब्स होती है ना, वहां पर उन कंपनीज में अक्सर लॉग मॉनिटरिंग के लिए भी कोई टूल, कहीं पे पीआरटीजी चल रहा होता है, कहीं पे एमआरटीजी चल रहा होता है, कहीं पे इस तरह के कोई टूल चल रहे होते हैं, चलाए हुए होते हैं लॉग्स को व्यू करने के लिए। वो जैसे लॉग्स आ रहे होते हैं वो वैसे ही दिखा रहे होते हैं, या उसके अंदर प्रायोरिटाइजिंग फिल्टर लगा हुआ होता है, लोड वाइज, हेल्थ वाइज। नेगियस के नाम का लिनक्स पे आजकल पिछले कुछ अरसे से बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा फेमस टूल चल रहा है। वो क्या करता है, लॉग एनालिसिस के लिए होता है, लेकिन वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग एनालिसिस नहीं करता। वरना अगर वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग एनालिसिस कर रहा होता तो हम भी उसको सीम के तौर पे यूज कर लेते। वो सिस्टम एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहा होता है। जबकि सीम की खुसूसियत, सबसे डिफरेंस ये उनसे इस वे में है कि इसने लॉग्स को एनालिसिस करना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फिल्टर्स लगाने हैं, जो दिल चाहे, नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और उसके मुताबिक जो भी लॉग आए, कलेक्ट किए, मैनेज किए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उस पर फिल्टर लगाया, उस फिल्टर में से जो चीज फिल्टर होके निकलेगी वो डेफिनेटली कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड फिर इवेंट होगा। अच्छा, बात अभी यहीं पर ही खत्म हो रही, फिर उससे अगला काम होगा, नहीं, उससे अगला काम होगा इवेंट का सिवियरिटी, किस लेवल का इवेंट है। बहरहाल जी, ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज होती है किसके अंदर, सीम के अंदर। लेकिन सीम का आर्किटेक्चर भी आ गया सर उसमें एक ये सीम लॉस का था, आर्किटेक्चर कैसे होता है? लॉग रिटेंशन। उसमें क्या होता है सर, लॉग रिटेंशन, लास्ट स्लाइड में। जी जी, हाँ जी, उससे रिलेटेड क्या पूछना चाह रहे हैं? सर पिछली स्लाइड में सर एक था लास्ट वाला ऑप्शन, लॉग रिटेंशन, वो काइंडली थोड़ा बता दें। लॉग रिटेंशन का मतलब है लॉग्स को रिटेन करना, कलेक्ट करना या रिटेन करना। भाई लॉग रिटेन होंगे तो उसमें सारा अगला प्रोसेस होगा ना।
अच्छा जी, सीम आर्किटेक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। जी यहाँ पर थोड़ा सा आर्किटेक्चर वो मजीद थोड़ी सी डिटेल में जा रहा है कि मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले सिक्योरिटी डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर्स और एप्लीकेशन, यहां से डेटा आ रहा है। अब सिक्योरिटी डिवाइसेस में क्या हो सकता है? फायरवॉल, एफडब्ल्यू से बनता है फायरवॉल। एवी से तो पता ही होगा क्या बनता है, एंटीवायरस। आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। HIPS, व्हाट इज दिस? होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। जबरदस्त जी, जबरदस्त, छा गए हैं। जिसको नहीं पता था उसको पता लग गया। वैसे मैंने डिस्कस किया था, शायद मुझे याद पड़ रहा है क्लास में मैंने किया था डिस्कस। एक मजे की बात आपको बताऊं, इंसान से, बल्कि इंसान लफ्ज ही वो कहते हैं कि निस्यान से निकला है गलतियों, गलती से निकला है गलती, इंसान से होती रहती है। तो मैसेज दो। कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि ये किसी की टेक्निकल कैपेबिलिटीज। इसको कोई HIPS पढ़ेगा ना, समझ जाए उसको टेक्निकल कैपेबिलिटी के बारे में अंदाजा है। और कोई बेचारा इसको हिप्स कर दे ना, तो समझ ले कि उसको इस टेक्निकल कैपेबिलिटी इस टूल के बारे में अंदाजा नहीं है ये क्या करता है। तो HIPS है जी, होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। अच्छा जी, सिक्योरिटी डिवाइसेस के लॉग भी कलेक्ट होके किसके पास जा रहे हैं? सीम के पास जा रहे हैं। नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विच, VPN, उनके लॉग भी जा रहे हैं। सर्वर्स हो गया, सर्वर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के लॉग हो गए, वेब सर्वर के लॉग हो गए, एप्लीकेशन सर्वर्स के लॉग हो गए। और एप्लीकेशन अलहदा से वो इसलिए कह रहा है कि इसके अंदर डेटाबेसेस भी हो सकती हैं, इसके अंदर ईमेल एप्लीकेशन भी हो सकती है, इसके अंदर कस्टमाइज्ड मेड एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ये सारे लॉग्स कलेक्टर्स कलेक्ट करके भेज रहे होते हैं जी सीम के पास। और सीम इस पर क्या कर रहा होता है? वही वाली सारी बातें जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, सिर्फ अल्फाज थोड़े से वो चेंज कर रहा है, जरा थोड़ा सा डीप डिटेल में जा रहा है कि इन लॉग्स के साथ वो एल्गोरिदम, रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, डेटा माइनिंग, कंसोल, अलर्ट, अलार्म, कोरिलेशन, ये सारा कुछ वो कर रहा होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है जी अगर आप में से कोई परेशान हो रहा है। बहुत सादा और आसान बातें हैं। आज मैं जितनी बातें भी आप लोगों को बता रहा हूं, इनमें से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ओवरलैप हो रही हैं। ओवरलैप का तो पता है ना, रिपीट हो रही है, लेकिन रिपीट विद डिफरेंट वर्ड्स, विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। तो परेशान नहीं होना कि ये फिर कोई नई चीज आ गई है। कब? अच्छा जी, ये तो अभी हम पढ़ रहे थे सीम की कैपेबिलिटीज। सीम सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं? तो करने तो कर लो, चंद मैंने तो नहीं किया। किस तरह के होते हैं? एप्स टूल्स की बात अभी नहीं हो रही, वो आगे जाके चलेगी। मैं मुझसे पूछ रहा भाई किसी कंपनी ने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मुझे खुद नहीं पता। इवेंट मैनेजमेंट सीम सॉल्यूशन अगर चलाना है, बनाना है, उनको पसंद आ गया है और वो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, तो किस तरह का करें? तो जनाब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीम सॉल्यूशंस होते हैं जी। इनमें से एक है इन हाउस, दूसरा है क्लाउड बेस, और तीसरा है मैनेज्ड सीम।
तुम्हारा एक और पेपर है और मेरा छोटा सा टेस्ट था। जी, इन तीन के बारे में, ये तीन मेजर टाइप ऑफ सीम सॉल्यूशंस हैं। अच्छा। इन हाउस सीम क्या होता है? हम्म, मुझे याद पड़ता है हमारे किसी क्लास पार्टिसिपेंट ने ये बात की थी, शायद उस्मान साहब ने की थी पिछले किसी टॉपिक में, या किसी और ने की थी, याद नहीं आ रहा, लेकिन ये याद आ रहा है कि की थी, बात हुई थी। और अब्दुल्ला साहब ने भी एक दफा बात की थी कि सर को सीम ही हैक कर ले, तो सॉक ही जहां पर लॉग आ रहे हैं, कोई सॉक ही बस हैक कर ले, क्या करें, यही तो तो फिर क्या मुझे होगा? ना क्यों का जवाब एनीवेज, हमारे पास भी नहीं तो सॉक या सीम तीन तरह से डिप्लॉय किया जाता है, बनाया जाता है। एक इन हाउस, दूसरा क्लाउड है। बेस्ड, छुट्टी और पे तीसरा कौन सा था? ड्यूटी मैनेज्ड। तीनों को देखते हैं जी वन बाय वन। इन हाउस कौन सा होता है? इन हाउस किसको कहते हैं? जो खुद ही करना उसको भाई सिंपल सी बात है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। घर में खाना। इन हाउस का मतलब है घर में। फैसल भाई ने बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी कि घर में खाना पक रहा है, तो भाई जब घर इन में खाना हाउस पकाना है, सीम का मतलब ये है कि कंपनीज ने जो आप खुद बनाया हो, उनके एक्सपर्ट ने खुद बनाया हो, हाँ आउटसोर्स ना किया जी, हो। घर में जब खाना पकाना है तो फिर ऑन प्रेम। सारा कुछ खुद खरीद के लाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा आपको जी। इन हाउस का मतलब जरूरी नहीं होता कि खुद बनाया हो, वो किसी से बना बनाया खरीद के भी यूज कर सकते ऑन प्रेम। हैं। जी, तो किसी कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन खरीद लिया, हार्डवेयर भी खरीद लिया, मतलब खुद तुम बनाया, उसको वो खुद करो ना, मैनेज किया, अपने रिसाइकिल खुद बैग सारा को कुछ जाओ किया। उसको खाली करो। और रिसाइकिल दूसरा है बिन जी को खाली करो फिर रिसाइकिल जाओ। क्लाउड बेस। क्लाउड बेस में क्या होता है जी? क्लाउड में ये होता है कि आप किसी कंपनी की दी हुई सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और उसको पे कर रहे हैं। यानी हार्डवेयर सारे का सारा आपने नहीं खरीदा, अप टू समहाउ आपने सॉफ्टवेयर भी नहीं खरीदे। एक कंपनी सॉक की या सीम की सर्विसेज दे रही है, आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया उन, और आपने लेट से अपनी कंपनी की 400-500 डिवाइसेस थी, 400-500 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवाइसेस थी, सारी की सारी उसके साथ लगा दी। अब वो उनके सर्वर्स क्लाउड पे हैं, उन्होंने पूरा सॉक पूरा सीम डिप्लॉय किया हुआ है, क्लाउड पर किया हुआ है, और आपके सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग और सारा सोल्यूशन और सारी इंसिडेंट इवेंट इंफॉर्मेशन और सारी की सारी चीजें वहां पर जा रही हैं, जिसको हम कहेंगे क्लाउड बेस्ड। फिर खाने वाली एग्जांपल बीच में आ जाएगी, तो खाने वाली एग्जांपल अगर उसमें लेके आए तो ये है कि आप बाहर गए, रेस्टोरेंट में बैठ के आपने ऑर्डर किया और खाना छाना खा के वापस आए, उनको पैसे दिए, आपका काम हो। खाने वाली एग्जांपल पे ज्यादा माइंड मत तो देख कीजिएगा, लो ना उसमें वैसे भी डिनर का टाइम है। क्या क्या ओके, और मैंने तीसरा क्या है जी? कहा था, उसको तुम पहले करो तो सही ना। रिसाइकल बिन को रिसाइकल बिन हाइब्रिड खत्म हो गया, जिसको एम्प्टी हो गया, फिर भी आ रहा है। मैनेज्ड, यानी कि आपने, तो उसमें जाओ सी में अच्छा क्या ये क्या पड़ी। मैनेज्ड जो होता है ये ऑन प्रेमिसेस भी हो सकता है, क्लाउड पे भी हो सकता है। तेरा दिन यस, पिक्चर मुझे भेज इसकी, तभी मुझे समझ आती है। समझ नहीं मैनेज्ड उसको कहेंगे तो मैं बता दूंगा ये फाइल तुम तुमको लगा करते शादी में शादी वाला फंक्शन। देखिए ना आप, शादी ब्याह के फंक्शन में क्या होता है, आप मार्की मैरिज हॉल वालों से कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि इतने बंदे आएंगे, ये जी पेमेंट। अब उनका सर दर्द है, खुद पकाएं या कहीं से पकवा के लाएं, ऐसे ही है ना।
यानी कि मैनेजमेंट उन्होंने करनी है। या किसी का अगर रिसेंट कोई तजर्बा हुआ हो या कोई ज्यादा तजर्बेकार हो तो उसको पता भी होगा। इत्तेफाक से मैं अपने घर में बड़ा हूँ, अपनी शादी भी और अपने बाद माशाल्लाह 3 भाइयों की शादी भी, चीजें बहुत सी ऑर्गेनाइज की, मैनेज की। तो उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें ये भी होता है, वो मैरिज हॉल और मार्की वाले आपको ये भी फैसिलिटी देते हैं कि यार आप जगह हमारी ले लो, खाना खुद बनवा लो। तो मतलब इसके अंदर वो ऑन प्रेमिसेस और ऑन क्लाउड दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप उन्हीं से ले लो। जगह भी उन्हीं की, खाना भी उन्हीं का, या जगह उन्हीं की, खाना हम खुद मैनेज कर लेंगे। तो बहरहाल अगेन मेरा ख्याल है कि इस एग्जांपल से बात समझ जरा आसानी से आ गई होगी। तो सीम में होगा ये, सीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये होगा कि ये कोई कंपनी अपना सीम या सॉक सॉल्यूशन बनवाना चाह रही है, वो क्या करेगी, वो क्लाउड पर भी बनवा सकती है, अपने प्रेमिसेस में भी बनवा सकती है, लेकिन इस तरह से फिर फायरफॉक्स को उड़ाओ ना, ये क्यों पड़ा है? पे करके किसी दूसरे से। फायरफॉक्स में नहीं किया था? हाँ बिल्कुल, मैंने पहले कहा तुम क्या करते हो फिर? इट्स अ हाइब्रिड मॉड। इसमें क्या करते इसमें भी आगे वक्त के साथ साथ और बहुत सारे मॉड मार्केट में भी आ गए, फिर उसको शायद उनको कोई अभी स्टैंडर्ड के मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए नहीं आया कि शायद अभी कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक चीजें सेट नहीं हुई होंगी, लेकिन मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, एक दो और भी मैं बता देता हूँ। ये हाइब्रिड मॉड में, एक तो यहाँ पर है ना ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड। अच्छा, दूसरा ये भी मॉडल मार्केट में बहुत इन है कि आप सीम डिप्लॉयमेंट, सीम सॉल्यूशन यानी सॉक बनवाएं किसी और से, किसकी बड़ी आ रही है, वो देख लो, चला खुद लें, मैनेज खुद कर लें अपनी टीम से। और ये वाला सॉल्यूशन भी मार्केट में बहुत इन है कि बनवाएं भी किसी और से, मैनेज भी उसी को दे दें, भाई तुम ही चलाओ, थर्ड पार्टी को। हमें बस रियल टाइम प्रोटेक्शन चाहिए। ये क्या है, हमारे पास इतनी या तो रिसोर्सेज नहीं है या कैपेबिलिटीज नहीं है कि ना हम सॉक बना सकते हैं, ना हम सॉक बनाने के बाद उसको 24/7 SOPs के साथ, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ चला सकते हैं। आप बनाओ, आप चलाओ, हमें बताओ क्या बता रही हो, हाउ मच वी हैव टू पे। यूजुअली हेल्थ केयर में ये ज्यादा चलता है। हाँ हेल्थ केयर में ये नॉट एन आईटी कंपनी। बिल्कुल। अब देखना, जो आईटी कंपनीज नहीं है या आईटी कंपनी है और इतनी लार्ज स्केल आईटी कंपनी नहीं है, आज के टॉपिक के शुरू में मैंने आपको सीम्स की कुछ कैपेबिलिटीज और उसके फीचर्स बताए हैं। मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि अगर हम किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को इस पर वर्किंग करके एक अच्छी सी ब्रीफिंग दें, तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि वो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट इस बात पर एग्री हो जाएगी कि हाँ जी यार, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीजें हमें भी लगाना, हमें भी करना चाहिए ये सारा कुछ। अब करने के लिए आगे ग्राउंड रियलिटी पर आए कि भाई हम आपको सॉक बना देते हैं, कितने के सॉफ्टवेयर लगेंगे, हार्डवेयर कितने का लगेगा, तो पता लगे कि जनाब ये तो 8-10 करोड़ की गेम है। ना पूछा समझे नहीं, भाईजान ऐसी सिक्योरिटी से हमारी तो तुम इसका क्या मसला है? हमारे पास तो 8-10 करोड़ साल में पूरा बिजनेस नहीं आता, 8-10 करोड़ हम इधर लगा दें। हाँ? फिर तो में से क्या मसला है? ये जो मैं सोशल नेचर मीडिया वालों को नेचर नहीं की लिख रहे कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ये डे बाय डे बड़ी ग्रोथ ही जा रही है। क्या तो जल्दी करो ना। फिर एक कंपनी, बिजनेस मॉडल दुनिया में बहुत सारे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपना हार्डवेयर, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सीम सॉक बनाए हुए हैं, किसके लिए? अपना कुछ नहीं करते, बनाए हुए हैं दूसरों के लिए। अब किसी कंपनी ने अपना सीम सॉल्यूशन डिप्लॉय करवाना है, अपने हार्डवेयर, अपने सॉफ्टवेयर, अपना सारा कुछ करना है, और पाकिस्तानी कॉस्ट में बता रहा हूँ कि तकरीबन को 8-10 करोड़ रुपए उनके लगते हैं। तो दूसरी साइड पे कंपनी है, वो कहती है कि आप हमें साल का सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे दें, हम आपकी कंपनी का पूरा सॉक और सीम चलाएंगे भी हम, बनाएंगे भी हम, मॉनिटरिंग भी हम करेंगे, सारा कुछ हम करेंगे।
अगेन ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती एग्जांपल आ गई कि भाई जरूरत आपको गाड़ी की, अब आपकी मर्जी है गाड़ी खरीद लें या रेंट कार से ले लें। तो डिफरेंट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। नहीं नहीं नहीं, क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड का है, ह्यूमन रिसोर्स तो मैनेज करने वाले तो चाहिए होंगे ना। हार्डवेयर क्लाउड पे चला गया लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तो चाहिए ना। इसलिए यहां पर मैनेज में उसने बात पहली की है कि मैनेज क्लाउड पे भी हो सकता है, ऑन प्रेमिसेस हार्डवेयर भी हो सकता है, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा? चाहे क्लाउड पर हो मैनेज तो करना पड़ेगा, चाहे ऑन प्रेमिसेस तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो ये बात हम कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो 3 मॉड्स मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों मॉड्स में हर एक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दिस डिपेंड्स ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनीज बिजनेस मॉडल। किसी के लिए वो एडवांटेज होगा, किसी के लिए वो डिसएडवांटेज हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये मैनेजमेंट में बात अभी कर रहा था कि पैसे कम लगेंगे कौन से वाले में थर्ड पार्टी को दे दो, बनाए भी हुई चलाए भी हुई मैनेज भी हुई करेगी। किसी भी आईटी कंपनी के लिए, टेलीकॉम के लिए सूटेबल हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए भी सूटेबल हो सकता है, कॉल सेंटर इंडस्ट्री के लिए भी सूटेबल हो सकता है, लेकिन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल, गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए सूटेबल, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के क्यों ना हो, उनके लिए भी सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके कस्टमर्स का, उनकी पूरी नेशन वाइड डेटा या पूरे शहर का, पूरे प्रोविंस का, पूरी स्टेट का डेटा उनके पास होता है। रिस्क ज्यादा होता है जी। तो वो नेचर ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ द बिजनेस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का उसमें है। लेंगे चंद एक सर, ये जो जी जी सर ये जो इस सॉक का जो सिस्टम है, इसके अंदर जो आईटी का इक्विपमेंट लगा हुआ है, किसी भी कंपनी में सॉक तो है ही है, तो उस कंपनी में आईटी टीम भी होती है। तो कोई प्रॉब्लम आता है किसी सॉफ्टवेयर के हवाले से या हार्डवेयर के हवाले से, तो वो खुद रिजॉल्व करेंगे या आईटी टीम रिजॉल्व करेगी? किसमें, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कि सॉक में? सर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मसला मसाइल आएगा वो आईटी वाले देखेंगे। सॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई मसला मसाइल आता है तो वो सॉक वाले देखेंगे, और उसमें डिपेंड करेगा कि मैनेज कौन कर रहा है इसको। अगर वो कंपनी खुद मैनेज कर रही है तो आईटी की टीम अलग होगी, सॉक की टीम अलग होगी। मतलब सर सॉक का जो सिस्टम लगा हुआ है ना, उसके सॉक में मतलब आईटी इक्विपमेंट जो लगा हुआ है सारा, सॉक वाले देखेंगे, सॉक वाले देखेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सॉक इंफ्रास्ट्रक्चर की हर चीज सॉक वाले देखेंगे। तो बेसिकली तो ये IT आपस में कोलैबोरेशन में रहते हैं ना। जैसे अगर सॉक की टीम को पता चला है कि किसी सर्वर के ऊपर या किसी डिवाइस के ऊपर कोई पोर्ट ओपन है, तो वो नॉक की टीम को कहकर वो चीज या पैच करवा देंगे या उसको ठीक करवा देंगे। तो वो तो आपस में कोलैबोरेटिव उनका एक चलता है ना। जी, कोलैबोरेशन होती है, लेकिन कोलैबोरेशन उनकी इस तरह की, इस लेवल की होती है कोलैबोरेशन कि सॉक वाले सारों को वो बता रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, आईटी या नेटवर्क्स या नॉक वाले वो सॉक वालों को नहीं बता रहे होते। हाँ, अच्छा, आगे कुछ ये सीम्स के लिए यूज होने वाले टूल्स की बात कर रहा है। एक है जी माइक्रो फोकस आर्क साइट एंटरप्राइज सिक्योरिटी मैनेजर, ईएसएम के नाम से। आर्क साइट ईएसएम, एक ये टूल सीम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है।
वैसे बहुत कम होता ही है। अच्छा, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल इन द वर्ल्ड फॉर सीम, स्प्लंक। इंशाल्लाह हम भी इसके बारे में इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, इसको देखेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पर आईबीएम का क्यूरेडार, और भी हैं कुछ, जिनमें से ये है यूएसएम के नाम से, यूनिफाइड सिक्योरिटी मैनेजर। और जी कुछ और भी हैं जी। इलास्टिक और सोलर विंड का आजकल बड़ा चर्चा चल रहा है जी मार्केट में। और आज के डिस्कशन में यहीं पे रोकता हूँ। इंशाल्लाह कल हमारा इसी यूनिट का अगला टॉपिक होगा सीम डिप्लॉयमेंट। इसके हवाले से इंशाल्लाह कुछ हम प्रैक्टिकल्स देखेंगे बेसिक लेवल के सीम को डिप्लॉयमेंट में। सबसे पहली चीज़ के चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे होता है, किस तरह से होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें, और फिर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस यूनिट इंशाल्लाह हम कुछ प्रैक्टिकल सीम की डिप्लॉयमेंट के हवाले से भी चीज़ों को हम देखेंगे कि सीम डिप्लॉय कैसे होता है और किस किस तरह से क्या चीज़ें सारी होती हैं। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछें जी।